इस वीडियो में हम हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम पढ़ेंगे, यानी कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबव का नियम और पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले उसे देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है और उन्हें समभ्रंश यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये जो नियम है वो किस पर लागू होगा? केवल और केवल उपकोष, एक ही उपकोष पर लागू होता है। ठीक है, जैसे कि उपकोष जो होता है वो चार प्रकार का आप लोगों ने पढ़ा है। एक तो होता है आपका एस, दूसरा होता है आपका पी, ठीक है, उसके बाद होता है आपका डी, 3, 4, 5, उसके बाद होता है आपका F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस प्रकार किसी एक उपकोष के लिए, ठीक है, ये चार आपको अलग अलग उपकोष दिख रहे हैं। पहला वाला S उपकोष है, दूसरा P है, तीसरा D है और चौथा F है। ठीक है, तो जैसे कि इस S में अगर मुझे भरना हो तो केवल इस S के लिए देखूंगा। ठीक है, तो ये रूल क्या होगा? केवल और केवल उपकोष के लिए लागू होता है। नियम को देख लेते हैं। तो नियम क्या बोलता है? समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली स्थान ना बचे। ठीक है, ऑर्बिटल में आगे खाली स्थान ना हो तभी क्या होगा? ऑर्बिटल में जिसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग होगा, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगा। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी उपकोष में क्या होता है? 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। जैसे px में एक इलेक्ट्रॉन गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? पी वाई में जाएगा। ठीक है, वो पी एक्स में पेयरिंग नहीं करेगा और ये पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो तीसरा, जब पी जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पी एक्स में पेयरिंग करेगा, फिर पी वाई में पेयरिंग होगा, फिर पी जेड में पेयरिंग होगा। ठीक है, मतलब जब तक आगे ऑर्बिटल खाली रहेगा तब तक उस ऑर्बिटल में क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ले लेते हैं, ठीक है, जिनका चक्रण कैसा होता है? प्लस हाफ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें प्रवेश करता है और उसको चक्रण होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, या जो पेयरिंग होता है वो कब होगा? जब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं पी ऑर्बिटल को फिर से एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, तो ये आपका पी ऑर्बिटल है। इस पी ऑर्बिटल में क्या बोल रहा है ये कि पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला और ये पहला, इन तीनों ऑर्बिटल में जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन तीनों ऑर्बिटल के लिए जो स्पिन होगा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, मतलब उसका वैल्यू आएगा आपका प्लस हाफ। ठीक है, इन तीनों का डायरेक्शन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। अब उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा और छठवा इलेक्ट्रॉन आएगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका माइनस हाफ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि P1, P2 और P3 इनका जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस हाफ, यानी इनका चक्रण जो होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अब उसके बाद P4, P5 और P6 इनका चक्रण होगा एंटी क्लॉकवाइज और वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? माइनस हाफ। अब यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं, एक तो देखते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में देख लेते हैं। क्रोड इलेक्ट्रॉन क्या है? जो पूर्ण रूप से भरे हुए कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्रोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो उच्चतम मुख्यतम क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 में जाता है। ठीक है, मतलब तीसरे सेल में गया। ठीक, तो यहाँ से 3s1 स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आर्गन तक क्या होता है? तीसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, मतलब 3s2 और 3p6 तक। ठीक है, तो जो नियॉन तक भरा वो क्रोड इलेक्ट्रॉन हुआ, और जो वैलेंस सेल में रहेगा 3s1 से लेके 3p6 तक, लास्ट तक, मतलब सोडियम से लेके आर्गन तक जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो आपको क्या कहलाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
आधे एवं पूरे भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम अलग अलग ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो 1s होता है और 1s1 और 1s2 दोनों ही जो होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन p, d और f ऑर्बिटल के लिए ये अलग अलग होता है। इसको मैं आपको एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक s ऑर्बिटल है, तो एक इस s ऑर्बिटल में जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो इसका जो s में कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जाएगा s1। अब ये कैसा है, आपका हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, मतलब एक ऑर्बिटल है और इसमें आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर s2 हो जाएगा। ये कैसे होगा, आपका फुल फिल ऑर्बिटल है, तब भी ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। उसी प्रकार p में देखते हैं, तो p में क्या होगा आपका, जब 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जब p3 होता है तो ये क्या होता है, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये स्टेबल हो गया। इसी प्रकार 4, 5, 6, जब p6 होगा तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब p में p3 और जो p6 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, उसी प्रकार d ऑर्बिटल के लिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो d ऑर्बिटल में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब D5 क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। उसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10, D10 जो होगा वो आपका स्टेबल होगा, क्योंकि ये फुल फील्ड है। ठीक है, उसी प्रकार आपका F7 और जो F14 होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है बाकी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसके लिए हम लोग 2 एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, जो आप लोगों ने हर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक तो होता है आपका क्रोमियम, ठीक है, एक होता है आपका कॉपर। ठीक है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का 29। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 3d5 4s1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 3d4 और 4s2। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, आपके बाकी नियमों के अकॉर्डिंग कि 4s2 पहले भरेगा फिर d में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद शो करता है, एक्सेप्शन शो करता है, और क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है और ये 3d5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3d5 जब हुआ तो 3d5 में क्या हो गया, स्टेबल। 4s1 s में 1 यानी कि स्टेबल, लेकिन पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पे 3d4 और 4s2 है, तो 4s जो होता है वो स्टेबल है और 3d5 जो है अनस्टेबल है। इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, 3d5 और 4s1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार कॉपर 29 के लिए देखते हैं, तो कॉपर 29 में क्या होता है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 और 4s1। ठीक है, लेकिन इसका भी होना क्या चाहिए था, 3d9 और 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4s जो होता है वो स्टेबल है, 3d जो है अनस्टेबल है, इसलिए क्या होता है, ये 3d10 और 4s1 करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं जितने भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। उपकोष एवं उनके इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए 2 विधि यूज होता है। पहला होता है आपका इस प्रकार से कि 1s2, 2s2, 2p का 6, 3s2, इस प्रकार से क्या होता है, एक नियम है या संकेत है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि चारों क्वांटम संख्या के लिए जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो पहले प्रकार से इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। दूसरा टाइप क्या है, दूसरे टाइप में हम इस प्रकार से शो करते हैं, ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका D है, तो इसको हम एरो से दर्शाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अप एरो और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए डाउन एरो। ठीक है, तो ये 2 संकेत के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं। अब इन तीनों नियमों को पढ़ने के बाद जब हमने क्या पढ़ लिया, अबव का नियम, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। ठीक है, तो इन तीनों नियमों के पढ़ने के बाद आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इस प्रकार हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का उपयोग करते हुए आप किसी भी ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये सिंगल 4 उपकोषों में भर के बता देता हूँ। ठीक है, पहला एस में देखते हैं, तो एस में पहला इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज होगा, फिर आपका एंटी क्लॉक
जहां पर भी s ऑर्बिटल आएगा आपको इस प्रकार से भरना पड़ेगा। जहां पर p ऑर्बिटल आएगा पहला इलेक्ट्रॉन p x में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन p y में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन p z में जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका p y है। ठीक, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा p x में लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, पांचवा इलेक्ट्रॉन पी वाई में एंटी क्लॉकवाइज और छठवां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी जेड में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, दूसरा डी वाई जेड में, तीसरा डी जेड एक्स में, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और पांचवा जो है वो डी जेड स्क्वायर में। जब यहाँ पर पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तब इसमें पेयरिंग होगा D6, D7, D8, D9 और ये D10। ठीक, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके d ऑर्बिटल में। उसी प्रकार f के लिए देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद इसमें पेयरिंग होगा 8 9 10 11 12 13 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा f में 14। ठीक है, इस प्रकार आप कहीं पर भी s p d f ऑर्बिटल आएगा तो आप उसको वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि एक एग्जांपल में बताता हूं आपको निकालना कैसे होगा। आपका ये आ जाएगा 1s2, पहले सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा सेल स्टार्ट होगा, दूसरे सेल में 2s2 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके 2p6 p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा सेल स्टार्ट होगा 3s2 3p का 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3p के बाद क्या आता है आपका 4s आता है, फिर 3d फिल होता है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं पूरा बताऊंगा तो उसमें मैं बाकी का निकाल के बता दूंगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है जहां पर देखते हैं लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s1। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हुंड का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है उसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब क्या आएगा आपका बेरिलियम आएगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाएगा और 2 जो है वो 2s में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा पहले s में पहले वाले इस में पहले 1 गया, उसके बाद उसमें पेयरिंग हुआ। ठीक है, आगे और देखते हैं बोरान। बोरान में 5 होता है तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे px में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद जब कार्बन आएगा तो कार्बन के बाद देखिए 2py में अगला इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, 2px में पेयरिंग नहीं होगा। उसके बाद नाइट्रोजन जब आएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा pz में जाता है। ठीक है, अब तीनों में क्या हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब इसमें क्या होगा पेयरिंग होगा, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो px में वापस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला फिर से आपका py में और उसके नेक्स्ट वाला pz में। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिद्धांतों का उपयोग करके किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 13 तक किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सारे एटम के लिए।